वेलकम टू उमंग स्टडी। मेरा नाम अंकुर यादव है। मैं आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज वही हम कंटिन्यू करते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 2016 17 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि हमने काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही होगा, शिफ्ट नंबर फर्स्ट 17 जनवरी जो लिख रखा है, ठीक है। पर क्या होगा, जैसे मान लो मैंने पिछले काफी क्वेश्चन सोल्व करे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट आ गया, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आ गया, ठीक है, ऐसे मीन मोड वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और भी काफी टॉपिक, जो भी टॉपिक आ रहे हैं मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे, चाहे सारे मैथ का टॉपिक आ रहा हो, चाहे रीजनिंग का कोई टॉपिक आ रहा हो, कुछ भी, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे पर कैसे हम उनको डिटेल में कर लेंगे। जैसे आज भी हम एग्जाम्पल देके बताऊं तो जैसे आज भी ये मेरे बारे में क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आज हम पहला क्वेश्चन लेंगे रैशनल नंबर का। तो आज ये नहीं है कि सीधा आंसर बता दिया रैशनल नंबर का, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं अगर 17 जनवरी के शिफ्ट नंबर फर्स्ट का अगर देखना चाहें तो, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें जैसे रैशनल नंबर पूछ रखा है, ठीक है, रैशनल नंबर्स आर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे पर हम सब कुछ देखते जाएंगे। आज पूरा क्लियर कर दूंगा, जैसे इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, रियल नंबर क्या होता, रियल नंबर और प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सारा आज एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। यही अपना पहला क्वेश्चन है। जो बच्चे आंसर देना चाहते हैं वो कमेंट में आंसर देते जाएंगे, ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे और नहीं तो फिर मैं करवा ही रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑल द रैशनल नंबर्स आर। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले मैंने जो कहा वो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं रैशनल नंबर होते क्या है, ठीक है। पहले देखो रैशनल नंबर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, P बाई क्यू की फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे Q जीरो नहीं होगा। Q अगर जीरो हो गया डिनोमीटर में नीचे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा फ्रैक्शन क्या हो गया, नॉन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो P Q की फॉर्म में जिसको लिख सके उसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होंगे, मैं एग्जांपल लेके बता दूंगा, अभी रुक जाओ तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होंगे, जिसको पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जो रैशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर के मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। रैशनल नंबर के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे 2/3 हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। और इरेशनल नंबर का क्या होगा, जैसे 8 हो गया, √8 होगा, पाई हो गया, ठीक है, मान लो 10 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे √4 है, ठीक है, इसको बताओ ये रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर है, सब बताएंगे जिसको पता है, ठीक है। तो √4 क्या है, रैशनल नंबर है ना कि इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि देखो √4 क्या होता है, 2 हो गया, ठीक है। और 2 का ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/1, ये भी तो 2 ही रहेगा। तो P बाई क्यू की फॉर्म में आ गया ना। तो P Q बाई की फॉर्म में आ गया तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या है। सीधी सी बात है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद रखो, P बाई क्यू की फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो उसको क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। अगर नहीं लिखा जाता तो वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया रैशनल नंबर। जिस बच्चे को नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर समझ में आ गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और भी क्लियर हो जाएगा आपको। आगे एक वेन डायग्राम से और समझा दूंगा मैं, ठीक है। देखो अब रैशनल इरेशनल क्लियर हो गया। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, जैसे कि ये लाइन है, ठीक है। तो इस पे जो भी पॉइंट है ना, जैसे 0, 1, 2, 3, ये क्या है, सब इंटीजर है। माइनस में भी जो है -1, -2, -3, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या एग्जांपल है, इंटीजर, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और सारे क्या है, ये इंटीजर है। होल नंबर क्या होता है, ये सबको पता होगा। पूर्ण क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखो हिंदी में बच्चे हैं तो वो जैसे इस साइड देख लो, मैं होल नंबर बोल रहा हूं तो इसके सामने पूर्ण लिख रखा है, ठीक है। यहां से देख लो रैशनल नंबर क्या है, सभी परिमेय है, ठीक है। तो ऐसे देख लेना, ठीक है, थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग होगी, ग्रेजुएट है यार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, होल नंबर हो गए, ठीक है। इरेशनल नंबर का मैंने समझा ही दिया एग्जांपल देके, पाई और √10, √2, ये √3, ये जो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गए। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इन सबको लगा लो,
रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल, इरेशनल, सबको क्या सारे मिलके क्या बन जाएंगे, रियल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन ट्राई करो, मैंने सारी डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, अपन क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में, और प्लीज वीडियो को शेयर करें यार। ठीक है, काफी एफर्ट्स लगते हैं पीपीटी बनाने में, फिर उसको कैसे आपके लिए पढ़ाने के लिए काफी टाइम लगता है। ठीक है यार, प्लीज। तो देखो क्या लिखा है, और रैशनल नंबर्स आर क्या होंगे, रियल नंबर। मैंने बताया है सारे क्या आते हैं, रियल नंबर तो होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपको शायद आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक दो और चीजें बता देता हूं, जो बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। आपको बताना है प्राइम नंबर, बताना है प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए प्राइम नंबर कौन सा है स्मॉलेस्ट। ठीक है, कोई अगर 1 आंसर दे रहा था वो गलत है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, देखो इंग्लिश वगैरह में याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरी रटी हुई। ये याद रखो, जिस नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के लिए। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं, और 2 फैक्टर क्या होना चाहिए, जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, ऐसे जैसे 2 के 2 फैक्टर कौन से, एक 1 और एक 2। 3 के कौन से हैं, 3 और 1। ठीक है, 1 तो सबका ही है, 1 और 5, मतलब एक 1 होना चाहिए, खुद होना चाहिए। और यहाँ पे 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ खुद ही 1 एक ही तो फैक्टर हुआ ये। ठीक है, तो 2 फैक्टर हुए नहीं, तो प्राइम नंबर ये 1 नहीं होता है। ठीक है, और देखो एक और डाउट होता है, कई बार पूछ लेते हैं को प्राइम के बारे में। बच्चे को प्राइम को कंफ्यूज लेते हैं प्राइम के नाम से, कि प्राइम नंबर ही होंगे तो को प्राइम होंगे, ये ऐसा जरूरी नहीं है। देखो एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे 4 और 9 है, ये दोनों ही नंबर क्या है, आपको पता है ये दोनों नंबर क्या है, अभी डेफिनेशन बताई कि ये नंबर क्या है, नॉन प्राइम है। भाई देखो ना, इसके फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जैसे 2 का, 4 का, और 9 का क्या हो गया, 1 3 9, तो इसके भी फैक्टर 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए। तो देखो ना ये प्राइम है ना ये प्राइम है, पर ये दोनों मिलके क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, क्योंकि इनके बीच में को प्राइम की डेफिनेशन क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए, वो क्या, 1। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फैक्टर सिर्फ 1 ही कॉमन है, 4 और 9 के बीच में। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 7 9। ठीक है, ये हो गया। देखो ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी ये तीनों मिलके क्या है, तीनों सेट क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इसके समझ गए 1 7 आता है, और इसमें 1 ही कॉमन आता है सब में। ठीक है, तो आई होप आपको इन नंबर्स में तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो अभी भी एक चीज और है, उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपका। देखो ये चीज देखो, इससे समझ में आना चाहिए। तो ये सेट क्या है, ये जो सबसे छोटा है ना, ये तो क्या है, ये क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए काम आएंगे। ठीक है, ये अगर फिगर याद रहेगी तो देखो, नेचुरल नंबर सबसे नीचे आ गए 1 2 3। ठीक है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी होते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। ठीक है, तो ये सारे हो गए। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर में देखो ये 49 √49, तो ये क्या होता है, 7 ही तो हो गया, तो ये भी इंटीजर है। तो -5 -9, तो ये सारे होल नंबर भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और रैशनल नंबर के अंदर सारे क्या आ गए, इंटीजर भी आ गए। ठीक है, और इरेशनल नंबर अलग हो गया। ठीक है, तो ये और सारे मिलके क्या बन गए, रियल नंबर बन गए। ठीक है, आई होप आप अब समझ में आ गया होगा, आपको काफी अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, नहीं आया तो अभी फिर किसी आप कमेंट कर देना, किसी मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो जल्दी, 2 सेकंड का टाइम है बस इसमें। देखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रीअरेंज द लेटर्स AKBLU वी गेट द कैपिटल। तो AKBLU से क्या कौन सी कैपिटल बनती है, काबुल। तो इसका आंसर क्या आएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अफगानिस्तान आ जाएगा, पर ऐसे तो छोड़ देंगे नहीं, कुछ तो पूछेंगे। तो देखो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो तो होगी काबुल, क्योंकि अपने पड़ोसी देश है ना, इसके बारे में तो ज्यादा पता होना चाहिए। पार्लियामेंट का क्या नाम है इसके, जल्दी बताइए, शोरा। ठीक है, करेंसी क्या है इसकी, अफगानी। थोड़ी सी आवाज में आज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सर्दी लग गई। देखो, और चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, ये तो सबको पता होगा।
बहुत पॉपुलर है। तो पार्लियामेंट का क्या नाम है चाइना की? पीपल्स कांग्रेस। और करेंसी क्या है? रेनबी, RENMINBI। ठीक है। और ये चीज आप बताओ, जल्दी से बताओ कि चाइना और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या नाम बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? मैकमोहन। कमेंट में आप बताएंगे कि चाइना के साथ जो हमारी कैसे डिस्ट्रीब्यूटरी चल रही है, मतलब जिस एरिया को लेके, उस एरिया का क्या नाम है? ठीक है, ये आप खुद बताएंगे। ठीक है, तो मैकमोहन की लेंथ पूछ ले तो ये लेंथ इस किसी बॉर्डर की लेंथ कितनी है, मतलब चाइना के साथ बॉर्डर की 3488 किलोमीटर। ठीक है, और अफगानिस्तान के की लाइन का क्या नाम है? दुरंद लाइन। और ये कितने किलोमीटर है? 106। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर बाउंड्री है जो किसके साथ टच करती है? POK के साथ, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, इतना काफी है शायद इस क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये पढ़िए, क्वेश्चन जितना बड़ा पाएगा ना तो यकीन करो उतना ही आसान पाएगा, क्योंकि सारा लैंग्वेज का अर्थमेटिक में आपको अगर क्वेश्चन करना है तो आपको देखो क्या तो अपनी लैंग्वेज जो भी ले रखी है भाई, आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी तमिल, जो भी लैंग्वेज है उस पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जबकि जब। ठीक है, और एडवांस में आपको पता ही है कि आपको ज्योमेट्री वगैरह के लिए, मेंसुरेशन के लिए फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। सॉरी गाइस। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी करो। आंसर कीजिए जल्दी, दिख नहीं रहे कमेंट में आंसर। देखो मैं कराता हूं। हेमा टेक्स ए टोटल ऑफ 9 hours 55 minutes to walk a certain distance and then cycle back to the same place from where she started। देखो पहली लाइन में क्या कह रखा है, एक जो हेमा है वो मान लो यहां से लेके यहां तक जाती है। ठीक है, वो कैसे जाती है? वॉक करके, और वापिस उतना ही डिस्टेंस किसे करते हैं? साइकिलिंग से। तो देखो W मान लेते हैं वो टाइम लेती है जाने में, और C टाइम लेते हैं साइकिल करके आने में। तो टोटल टाइम कितना लगा? W प्लस में C, और वो कितना दे रखा है? 9 hours 55 minutes। पहली लाइन क्लियर। ठीक है, अगली लाइन पे आइए। सी कुड वॉक बोथ वेज एट द सेम स्पीड इन 12 hours 30 minutes। अगर वो दोनों तरफ चल के ही जाती है तो 2W की वैल्यू कितनी हो गई? 12 hours 30 minutes। तो कह रखा है द टाइम सी टेक टू साइकिल बोथ द वेज। दोनों साइड अगर साइकिल चला के जाएगी तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो किसकी वैल्यू आंसर निकालना है? 2C की वैल्यू। तो ये हमेशा ध्यान रखे, 2 याद रखा कर, ये कभी भूल जाते हैं। C की वैल्यू लगा के, ऑप्शन में तो नहीं है पर किसी अगर C की वैल्यू ऑप्शन में लगा के चल जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कितना आ गया? W कितना आ गया? 6 hours 15 minutes। इसको यहां से घटा देंगे इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 hours, कितना आ गया? 3 hours 40 minutes। ठीक है, तो 2C कितना हो गया? ये हो गया किसी 6 hours और 80 minutes, 1 घंटा वो हो गया 7 hours 20 minutes। ठीक है, ये हो गया ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। टाइप ऑफ ए फाइल इन ए कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। देखो एक फाइल को अगर आइडेंटिफाइड करना है तो उसके लिए क्या, उसका क्या पता होना चाहिए? किस टाइप की फाइल है, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें? फोल्डर नेम नहीं, ये गलत है। फाइल साइज से हम नहीं बता सकते, फाइल पाथ से नहीं बताते, फाइल एक्सटेंशन से हम बता सकते हैं। कैसे? देखो ये होता है सफिक्स होता है, देखो लास्ट में जो लगता है ना कोई फाइल के नेम के, अगर उसके पीछे जैसे इमेज होगी, अगर कोई आपके लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर में अगर इमेज होगी तो मोस्टली उसके पीछे क्या होगा? CPEG, JPG और ऐसे PNG, ये हो सकता है। अगर वर्ड की कोई फाइल है तो वो उसके पीछे क्या लिखा? DOCK। और फोटोशॉप है तो क्या लिखा रहेगा उसके पीछे? PSD। तो यही क्या है? फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, तो फाइल एक्सटेंशन से हम बता सकते हैं अगर पीछे ये लिख रखा है तो इमेज है, ये लिख रखा है तो वर्ड फाइल है, और ये है फोटोशॉप। चलो अगला क्वेश्चन करो। देखो अजंता केव्स पेंटिंग्स आर ए टेस्टिमोनी टू द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। देखो अजंता केव्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो इसको क्लियर ही कर देते हैं जितना
थोड़ा थोड़ा ऊपर से जितना हो सकता है। देखो अजंता केव्स, देखो सीधी सी बात है, अजंता के कौन से रिलीजियन से रिलेटेड है, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, यही आंसर है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो अजंता, और क्या पूछ सकते हैं इस बारे में, अजंता केव्स कहां पे हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो ये अजंता केव्स हैं क्या? देखो जैसे माउंटेन है वहां पे, ठीक है, तो उस माउंटेन में जैसे कि केव्स ही बना रखी हैं। ये पूछ ले अराउंड कितनी केव्स अजंता केव्स में, 29 के अराउंड है, एग्जैक्ट नहीं है, 29 के अराउंड है। ठीक है, और इसकी कब से कब तक बने थे? तो एक दिन में तो बने नहीं, धीरे धीरे बने। तो सेकंड सेंचुरी से लेके BC टू 580 CE से। ठीक है, तो यहां तक है। और इसकी खोज किसने की थी? देखो ये तो पता नहीं किसने की थी, 1819 में की थी, एक कोई ब्रिटिश ऑफिसर था और वो हंटिंग के लिए निकला था, तो उसने खोज की थी। तो ये याद रख सकते हैं, बस 1819 में पूछा जाएगा। ठीक है, मेनली तो यही है कि कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, ज्यादा ये 29 याद कर लीजिए, और किसी ये थोड़ा ये याद कर लीजिए, और ये तो है ही इंपॉर्टेंट, औरंगाबाद में है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन में बनेगा अगर ये बनेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर? कंप्यूटर में GUI की क्या होता है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने कंप्यूटर पढ़ा है तो थोड़ा बहुत यूज किया, तो ये क्या आता है? ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस। ठीक है, चलो देख ये क्या देख रखा है? इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व्ड, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। देखो अगर एक पंचायत को, यदि एक पंचायत भंग कर दी जाए तो चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित किए जाएंगे? तो आंसर दीजिए जल्दी। तो ये क्या होगा? पंचायत के तारीख से 6 महीने के अंदर, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया। तो देखो पंचायत राज पे ना काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप सबको ही पता होगा, जो एग्जाम दे रहा है 1-2 साल से भी दे रहा है, तो उसको पता होगा पंचायत राज कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं आज। आसपास के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं क्लियर करवा देता हूं। देखो ये मैंने पहले ही लिख लिया था डाटा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो पंचायत राज सिस्टम था वो, उसको किसने एडवोकेट किया था? मतलब महात्मा गांधी चाहते थे कि जो पावर है ना वो सेंटर के पास ना हो, वो क्या हो, किसी डिसेंट्रलाइज हो, मतलब नीचे तक पावर हो। कि जो पंचायत राज का यही तो है कि भाई नीचे तक सरपंच वगैरह तक नीचे तक आ रही, विलेज लेवल तक आ रही है पावर। ठीक है, तो वो यही चाहते थे, क्या हो, किसी अगर पूछा जाए तो महात्मा एडवोकेट किसने किया था? तो सॉरी गाइस, तो पंचायत राज को एडवोकेट किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, और देख लो इसमें किसे पंचायत राज को फिर किस समिति ने रिकमेंड किया था? तो ये भी पूछ लेते हैं, ये सबको पता होगा, कौन सी थी? बलवंत राय समिति। ठीक है, ये समिति कब बनी थी? 1957 में। ठीक है, 1957 में। ठीक है, तो पंचायत राज को सबसे पहले किसने इनोग्रेट किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कब किया था? किसी 2 अक्टूबर, किसी महात्मा गांधी जयंती पे 1952 में। ठीक है, 1952 नहीं आएगा क्योंकि 1952 तो उसके बाद तो बलवंत राय की कमेटी के बाद ना, तो ये यहां पे आएगा 1959। ठीक है, तो 1959 में क्या था, कहां पे क्या था? नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में है जो। ठीक है, अगर पूछ ले कौन से स्टेट में सबसे पहले लागू की गई थी, तो राजस्थान में। सेकंड स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और फिर आया था 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, पूछ लेते कौन से अमेंडमेंट एक्ट से पूरे इंडिया में किसी पंचायत राज सिस्टम किया गया था। अगर अमेंडमेंट एक्ट और पंचायत राज का कोई सिस्टम आएगा तो याद रखिए 73 अमेंडमेंट एक्ट था। ये 3-4 डाटा है किसी, ये अमेंडमेंट, आर्टिकल और कौन सा है? शेड्यूल और पार्ट। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो आज ये क्लियर ही कर लो। देखो पिछली स्लाइड पे लेता हूं मैं। देखो इसमें है ना पंचायत राज में याद रखो, देखो अगर आर्टिकल पूछे कौन से आर्टिकल के अंडर आता है तो याद रखो 243 ओ। ठीक है, अगर ठीक है, ये आर्टिकल की स्पेलिंग गलत है, देख लेना, ये आएगा ARTICLE। ठीक है, आर्टिकल, और फिर उसके बाद ये पूछ ले पार्ट कौन से पार्ट के अंदर आता है, तो कौन से पार्ट के अंदर आता है जल्दी बताइए? 9th पार्ट के अंदर। ठीक है,
बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं पार्ट में और शेड्यूल में। ठीक है, शेड्यूल हमने लास्ट वीडियो में करे भी थे, उसमें बताया था कौन से शेड्यूल में आता है, 11th शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, और किसी और क्या बताया था, अमेंडमेंट एक्ट पूछ ले कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो अमेंडमेंट 73, अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए इसके बारे में, पर ये याद रखिए पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल। ठीक है, अगला करिए, देखो हाँ, और आगे देख लेते हैं। पर देखो इस 73 अमेंडमेंट एक्ट से लगभग सब स्टेट्स में लग गया, यूटी में लग गया, छोड़ के किनको, इनको देखो अगर ये भी पूछ सकता है कौन से स्टेट, ऑप्शन दे देगा कि कौन से स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो उसमें आंसर एक ऑप्शन दे देगा नागालैंड। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए कि तीन स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में पंचायत राज नहीं है। कौन कौन से, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली। ठीक है, और ये कौन से कितने टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है। ये पढ़ लीजिए, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति ये ब्लॉक लेवल पे, और किसी विलेज पंचायत विलेज लेवल पे। ठीक है, आई होप इतना काफी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, हु डिस्कवर्स इलेक्ट्रॉन, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ठीक है, जे थॉमसन। पर अगर कोई हार्ड क्वेश्चन बनाना चाहे तो फुल फॉर्म पूछ ले किसी, जे थॉमसन का पूरा नाम क्या है, तो बताओ जे थॉमसन का पूरा नाम क्या है, बताइए जल्दी। तो क्या है, जोसेफ जॉन थॉमसन तो है ही। ठीक है, और किसी अगर पूछ ले प्रोटॉन की किसने खोज की थी, तो रदरफोर्ड जी ने। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नील बोर ने क्या बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने दिया था, नील बोर ने दिया था। ठीक है, इतना काफी है इसमें, चलो आगे देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। आपके पास चलो 1 मिनट दी, जल्दी ट्राई किए। चलिए मैं करता हूं। ठीक है, तो क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखो 6 फ्रेंड है, अनिल, भारत, राम, दिलीप, कार्तिक एंड विजय आर सीटेड इन ए सर्कल फेसिंग ईच अदर। पहले सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सब क्या कर रहे हैं, एक साइड में फेस कर रखा है, तो ऐसे 6 दोस्त हैं, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट वाइज चलते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट होगी, दूसरी स्टेटमेंट क्या करे, अनिल इज बिटवीन दिलीप। ठीक है, जो अनिल है वो किसके बीच में है, दिलीप के बीच में और भारत के बीच में। ठीक है, विजय इज बिटवीन राम एंड कार्तिक। ठीक है, जो विजय है वो क्या तो राम के बीच में है ना, राम और कार्तिक के बीच में है। तो देखो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, क्या तो फिर किसी कार्तिक भारत के साइड में आए या राम आए। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा भी लिख लेते हैं, ये भी हो सकता है ना, जैसे कि कार्तिक इस साइड बैठा हो और राम इस साइड हो और विजय तो बीच में है ही इनके। ठीक है तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, विजय इज बिटवीन राम एंड कार्तिक हो गया। फिर अगला देखते हैं, राम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कार्तिक। जो राम है भारत के लेफ्ट में है, तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो भारत पे आते हैं, पहले भारत ये रहा, तो इसके तीसरा स्थान क्या होगा लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राम। तो मतलब ये वाला केस सही है अपना, जो रेड पेन में था यही वाला। ठीक है, तो ये हटा सकते हैं। ठीक है, ये वाला केस नहीं है। ठीक है ना,
तो भाई ये क्वेश्चन अब हो गया, पूरी स्टेटमेंट सारी आ गई। अब क्वेश्चन सोल्व कर दो। ठीक है, अब तो सारे आसान हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ अनिल इन रिलेटेड टू विजय? अनिल की पोजीशन क्या है विजय के रिलेशन में? देखो अनिल प्याओ और ये विजय, तो विजय के फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी थर्ड टू द राइट, तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड टू राइट। अगला क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस ये चेंज कर दिया। ये क्या पूछ रखा है, सेम स्टेटमेंट वही है। ये क्या देख पूछ रखा है, हु इज बिटवीन विजय एंड दिलीप? तो पीछे क्या बनाया था, विजय और दिलीप के बीच में कौन है? राम ही तो है भाई। विजय और दिलीप के बीच में कौन है? राम है, तो राम आंसर हो जाएगा। देखो इन क्वेश्चनों में ना एक ध्यान रखा और कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे इसमें सब लेटर मैंने लेटर लिखे RVKBAD, तो देख लिया करो कभी राम और राहुल तो नहीं है, दो बंदे गए तो उनको अच्छे से लिख लिया करो, और सबके नेम अलग किसी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हु सिट्स बिटवीन भारत एंड विजय? विजय और भारत के बीच में कौन है भाई? विजय और भारत के बीच में कौन है? कौन है? कार्तिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कार्तिक। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और गाइस प्लीज लाइक करें। देखो सारे सब्जेक्ट के आपको एक ही वीडियो में क्वेश्चन मिल रहे हैं और डिटेल में करवा रहा हूं। आपने अगर पीछे की वीडियो नहीं देखी ना तो देखो यार प्लीज, कैसे पीछे की जो वीडियो बनाई है ना मैंने, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा दिए हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा दिए हैं, और काफी जैसे क्वेश्चन आते गए मैंने काफी टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। तो यही तो होता है, जैसे कि भाई आपको पंचायत राज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब प्रीवियस ईयर पेपर में पंचायत राज मिल गया तो बच्चे छोड़ देते हैं उसको, तो यही करवा रहा हूं मैं। किसी पंचायत राज मिल गया तो पूरा पंचायत राज पढ़ा दिया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया तो पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया, विटामिन मिल गया तो विटामिन पढ़ा दूंगा पूरे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही रहते हैं लगभग, जो टॉपिक होते हैं TCS के पास, तो देखोगे लगभग पेपरों में यही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक लेते जाएंगे और प्रीवियस ईयर तो सोल्व हो ही रहा है हमारा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें यार। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, आप लाइक नहीं करते हैं, और प्लीज शेयर करें। ठीक है, सपोर्ट दिखाइए यार। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी करिए। आज गला ज्यादा ही खराब हो गया, कल दोस्त की शादी में गए थे, बस सर्दी लग गई। अभी बच के रहिए, पेपर्स आने वाले हैं, फालतू में बीमार हो जाओगे तो वही 5-10 दिन तो ऐसे ही खराब हो जाते हैं और फिर शेड्यूल नहीं बनता कई दिनों तक। तो ये लगा लो, कई बार 5-10 दिन की छुट्टी पूरा महीना खराब कर देती है। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान करो। देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल ऑफ विच 1/5 आर बॉयज एंड फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए वेट कर रहे थे क्या हम? तो 1/5 कितने हो गए? 40। तो किसी गर्ल्स कितनी होगी भाई? 40 बॉयज हो गए ना 1/5, और गर्ल्स कितनी होगी? 160। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। और गाइस किसी मेरे से अगर कोई कनेक्ट होना चाहता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को फॉलो कर सकता है, वहां पे मेरे को मैसेज कर सकता है। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, और किसी इसकी PDF जो आपको अगर PDF चाहिए तो काफी बच्चे कहते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगी आपको उमंग स्टडी किसी टेलीग्राम चैनल पे। ये लिंक आपको किसी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप वैसे भी सर्च करके कर सकते हैं @study umang official। ठीक है, तो अगर किसी को वैसे भी अगर मेरे से कुछ पूछना हो, या कोई ये एज ए मेंटोर, कईयों के कोई बड़े भाई वगैरह नहीं होते जॉब वगैरह में, या किसी एक्सपीरियंस नहीं होता, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को भी मतलब किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मान लो अगर मैथ उसको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से करना चाहिए, किसी चीज में प्रॉब्लम लग रही हो, ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं +91 79 88 145 775। प्लीज कॉल ना करें, मैसेज करें। अगर मेरे को लगेगा तो हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, मैं खुद कर लूंगा, आप मैसेज करके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो गाइज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और लगातार आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें क्योंकि पेपर आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी से तैयारी करेंगे तभी श्योरिटी होगी, क्योंकि पेपर डेट वगैरह आने के बाद सब स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो
स्टडी को छोड़े ना बीच में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। पर जाने से पहले एक चीज और ऐड कर दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर है टॉप एजुकेटर्स और हर साल यहाँ से ढेर सारे टॉपर्स निकलते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और या अगर अभी आप किसी 24 और 30 नवंबर के बीच में कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल प्लस 3 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा फ्री में मिलेगी, ठीक है। और कैसे ये आप प्राइस देख सकते हैं, ठीक है। और अब की बार संडे को 28 नवंबर को हर संडे की तरह अब की बार यूपीएससी मेगा कॉम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेट करना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे 56 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट होंगे, आप काफी रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, 6 करोड़ से ज्यादा रिवॉर्ड्स है और आप काफी इनाम भी जीत सकते हैं, ठीक है। पर इनरोल करने के लिए ध्यान रखें हमारा कोड यूज करें उमंग स्टडी, और यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। चलो थैंक यू गाइस।